नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे चुनावी संग्राम के मुद्दों की। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो चुनावी एजेंडे की हकीकत भी जानेंगे और चुनावी संग्राम के मुद्दों की भी बात करेंगे। एमवीए में सीट बंटवारे पर तनातनी है, आखिर क्या कुछ हो रहा है एमवीए में, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेगा एनडीए। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 10 सीटें आजसू, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट पर लड़ेगी लोजपा। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी। सपा ने 12 सीटों पर जताई दावेदारी, कहा नहीं मिलेंगी सीटें तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी इस हफ्ते जारी कर सकती है पहली लिस्ट। हरियाणा में कार्यभार संभालते ही सीएम नायब सिंह सैनी का पहला बड़ा फैसला। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए होगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। और दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। यमुना की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के प्रति कहा दिखाई जाएगी सख्ती। तो सबसे पहले चुनावी संग्राम के मुद्दे। 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में, और उसके साथ ही साथ तमाम राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। बेहद महत्वपूर्ण है। तो चुनावी संग्राम के मुद्दों की बात करें, एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच मुकाबले को लेकर सीट शेयरिंग का पेच सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया है। एनडीए में आजसू 10 सीटों पर, जदयू 2, लोजपा रामविलास 1 और बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड के बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एनडीए के घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से उपचुनाव को लेकर 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। समाजवादी पार्टी 2 सीट कांग्रेस के लिए उसने छोड़ी है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव घोषणा से पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन दावा गठबंधन का किया जा रहा है। तो यह दावा गठबंधन का किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पहले ही उन्होंने 2 सीटों की पर दरअसल छोड़ करके 7 सीटों की घोषणा कर दी। कुल मिलाकर ये जो सारा गठबंधन है, जब ये कहा जा रहा है कि अकेले चलने की बात हो रही है, तो ये गठबंधन किस तरह से साथ चल पाएगा। जो कहते हैं कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, तो ये कैसे संग निभेगा ये पहले भी देखा जा चुका है और इस बार चुनावों में ये साफ देखने को मिल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं और कहा कि मुस्लिम पक्ष 6A के खिलाफ था। जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की धारा 6A थी, उसके खिलाफ था, और ये जो धारा है ये आखिर क्या कुछ कहता है, ये भी समझने की बात है। रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। धारा 6 से क्या है, जो बांग्लादेश या बाकी जगहों से 66 तक आसाम में आ गए वो आसाम के नागरिक माने जाएंगे। जो 66 से 71 में आए वो कुछ शर्तों के साथ माने जाएंगे। उसमें 10 साल की सीमा थी, बाकी थी, और अगर वो डिपोर्ट उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया कानून के द्वारा, और उसके बाद को
सीधा गलत माना जाएगा। अगर उनको फॉरेनर माना गया तो उन्हें जाना पड़ेगा। इस कानून को चैलेंज किया गया था, कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी चैलेंज किया गया था, और इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक माना है। वहीं भाजपा ने झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ कर दी है। तो इस पर हेमंत सोरेन भी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जो दूसरा गठबंधन है वो भी क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, जो दूसरा पक्ष है। लेकिन हम बात अगर आज एनडीए की करें, जिसने अपने सीट बंटवारे को साफ कर दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना कि किस तरह से झारखंड की सियासत को ये जो पूरा मुद्दा है 6A का, ये उसको प्रभावित करेगा। अब सीट शेयरिंग तय हो गई है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आज रांची में मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। जनता दल यूथ 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आसू 10, और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिवाकर, आज सीट शेयरिंग को लेकर के स्थिति साफ कर दी और साफ कर दिया कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। एनडीए ने कितना आप समझते हैं कि ये बढ़त लेने वाली बात होती है जब दो गठबंधन आमने सामने हो और एक में रार हो, दूसरा अपनी सीटों को साफ कर दे? कितना लीड लेते हुए दिख रही है आपको एनडीए? देखिए, निश्चित तौर पर हम कह ही सकते हैं कि एक तरीके से एनडीए गठबंधन ने झारखंड में जो पहली जंग है ना विधानसभा चुनाव की, वो एक जीत ली है। क्योंकि जब क्लियर कट है कि झारखंड में दो गठबंधन, एनडी गठबंधन और इंडी गठबंधन, जिसके तहत चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, तो एनडीए ने चूंकि अपने फोल्डर्स की कई दिनों से कहा जा रहा था कि एनडीए जल्दी अपने सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगा और उसके बाद जो प्रत्याशियों का, जो उम्मीदवारों का जो चयन है, वो ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया और उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आप इस दोनों लिहाज से आप समझ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन ने एक तरीके से लीड यहाँ पर लिया है। क्योंकि अभी जो आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन में सीट की तस्वीर आज और कल तक होनी साफ है, क्योंकि आज अभी तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी रांची पहुंचेंगे। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कल शाम तक जाकर कुछ क्लियर हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज से झारखंड में जो पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एनडीए ने एक तरीके से मानसिक बढ़त के तौर पर आज अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया। और आपको थोड़ा निखिल हम समझाएं, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 2019 में एनडीए गठबंधन में नहीं हो सका था, तो उस लिहाज से इन्होंने फूक फूक कर कदम रखा और 2024 में चुनावी घोषणा होते ही अपने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटें, जो झारखंड की 81 विधानसभा सीटें, उसमें 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 10 सीटों पर आसू पार्टी, 2 पर जदयू और 1 पर जो एलजेपी रामविलास की पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। तो पूरी तस्वीर साफ हो गई है और ये कोशिश की गई है कि जो जिनका वोट बैंक वाला इलाका है उसमें बहुत ज्यादा समझौता नहीं किया गया है और आसू के जो छत्रप वाले इलाके हैं वहां पर आसू को के उम्मीदवार खड़े होंगे और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का घर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का। तो एक तरीके से जो एनडीए ने मैसेज देने की कोशिश की है कि उनका जो गठबंधन है वो अटूट है और झारखंड की सेवा करने के लिए वो तत्पर है। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में झारखंड में जो माहौल दिख रहा था उसकी झलक भी लगातार एनडीए गठबंधन की ओर से यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वो एकजुट है, उनमें पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपने आधे चुनावी जो घोषणा पत्र है पंच प्रण के रूप में उसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक एक कदम के जरिए अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन जो है वो इंडी गठबंधन पर हावी यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, दिवाकर, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की क्या स्थिति है ये भी आप जानकारी दें, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की का रुख करूंगा विकास के साथ में। तो इंडी गठबंधन की तरफ से कुछ बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो लगातार हर रोज किसी न किसी स्तर पर बातचीत हो रही है। कभी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो कभी हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से होती है, उसके बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, उनके बीच भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। फिर कमलेश महतो बाकायदा दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये तमाम जो ठीक है, जो कवायद है वो दरअसल चल रही है, जो कवायद है वो चल रही है। ऑन पेपर कब आता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि विकास थोड़ा सा और धैर्य रखें, हम आपके पास आ रहे हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा, जिस तरह से ये झारखंड में रविशंकर प्रसाद को भी आपने सुना होगा, 6A का जो मुद्दा है और जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, वो किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से ये एक चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, झारखंड में निश्चित तौर पर बांग्लादेश जो घुसपैठ का मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है। पूरे संथाल के इलाके में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष वर्ग का वोट बैंक जो है वो बढ़ गया है, उनकी आबादी बढ़ गई है। उसके बाद बाकायदा हाईकोर्ट में भी ये मामला जाता है, वहाँ नोटिफिकेशन बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है कि किस तरीके से वहाँ डेमोग्राफी में बदलाव हुआ। ये तमाम तरह की चीजें जो है वो निकल कर आ रही है और ये चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जब चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते तो उन्होंने भी लगातार निशाना ये साधा है कि किस तरीके से पूरे जो संथाल का इलाका है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और डेमोग्राफी एक बड़ा थ्रेट है, धर्मांतरण वहां पर एक बड़ा थ्रेट है। तो ये निश्चित तौर पर 2024 का जो ये चुनावी रण है वो एक बहुत ही बड़ा और अहम मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ बने रहे। विकास, आपके पास अगर हम आए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, तो अगर कहा जाए कि सीधे शब्दों में अजब प्रेम की गजब कहानी है तो गलत नहीं होगा। 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है, जिनमें से 7 सीटों पर वो अकेले उन्होंने एक तरफा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। 2 सीटें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ेगी और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। ये किस तरह का गठबंधन है? बिल्कुल, ये गठबंधन उसी तरीके का है कि अब जब तक सफलता लगती है तब तक चलता है, उसके बाद जहां लगता है कोई साथी कमजोर हो रहा है अपनी राह बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब लगातार हरियाणा में समाजवादी पार्टी को नहीं सीट दी गई, अखिलेश यादव चाह रहे थे वहां पे चुनाव लड़ना। जम्मू कश्मीर में भी जो हाल हुआ इनके साथ गठबंधन का, तो अब अखिलेश यादव अपनी जमीन पर यह दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ उनकी ही चलेगी। तो उन्होंने हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस को चुनाव में मात मिलती है उसके अगले ही दिन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देते हैं और उन जगहों पर भी सूची जारी कर देते हैं जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि वो वहां चुनाव लड़ना चाहती है। फूलपुर और मझुआ सीट ये कांग्रेस चाह रही थी कि वो वहां से चुनाव लड़े, उनका प्रत्याशी यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़े। बात तो थी कांग्रेस की कि 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब अभी तक समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी ही घोषित कर दिए हैं तो उसके बाद अब आगे बात उस तरीके की बनती नहीं नजर आ रही है। मजबूरीवश 1 या 2 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है, ऐसा अभी माना जा रहा है। क्योंकि काफी उच्च स्तर पर अभी मीटिंग हो सकता है, एक बार फिर से हो, लेकिन प्रदेश स्तर के नेता इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि सभी उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से काफी पहले। क्योंकि आज से 9 सीटों पर अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन शुरू हो गया है। ये नामांकन 25 तारीख तक नामांकन चलेगा, 30 तारीख को नाम वापसी की डेट है। तो इससे पूर्व ही अगले 1-2 दिनों में संभवतः चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रत्याशियों को लेकर बैठक की है, आला कमान के साथ भी बैठक हुई है और कल से परसों तक उनकी भी सूची आ जाएगी। निश्चित रूप से ये 9 सीटें हैं प्रदेश में, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 2027 के पहले ये 9 सीटें प्रदेश में एक सेमीफाइनल के तौर पर कहा जा रहा है, विधानसभा का सेमीफाइनल, चूंकि 9 अत्यंत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसमें एक सीट मिल्कीपुर सीट है, उस सीट पर चुनाव नहीं होगा चूंकि वहां मामला हाईकोर्ट में था। इस पर भी निखिल आपको बताना चाहूंगा कि यह हाईकोर्ट पे जब मामला पहुंचा और जो बाबा गोरखनाथ जब उसको वापस लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अवधेश प्रसाद है उनके वकील और समाजवादी पार्टियों को वकीलों का जो रुख रहा उसके कारण अब ये मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि अगले 15 दिनों की वहां पर डेट लग गई है। तो इन 9 सीटों के साथ बिल्कुल अब चुनाव नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप भी लगाया है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर में साथ-साथ चुनाव हो, वहां चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी। इससे पहले वो उनके ऊपर आरोप लगा।
जी, ये बहुत दिलचस्प है दरअसल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर का चुनाव अखिलेश यादव ये कहते थे कि ये बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है। अब जब वो वहाँ पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ, जिनका जिक्र किया आपने, तो अवधेश प्रसाद के वकील खड़े हो गए कि नहीं जी, हमको भी सुना जाए, हमको बिना सुने आप इसको खारिज नहीं कर सकते। ऐसे में अब जिसको कहा जा रहा है कि ये जो एक वार था वो बूमरैंग करके अखिलेश यादव के पास ही आ गया। बहरहाल हम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या आप इसमें मध्य प्रदेश जैसी स्थिति जो पहले देखने में मिली थी, क्योंकि वही महाराष्ट्र में भी पहुंच गए हैं अखिलेश यादव और वो कहते हैं कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इसका असर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सौदेबाजी है उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ेगा? हरियाणा में उनकी नहीं चली, जम्मू में उनकी नहीं चली, तो कम से कम अब वो महाराष्ट्र में दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव यही दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो महाराष्ट्र भी गए हैं, वो जम्मू कश्मीर भी जाते हैं, वो हरियाणा में भी चाह रहे थे लड़ना। अब अखिलेश यादव की बारी है, जब यहाँ पर गठबंधन होता है, कांग्रेस कहती है कि हमको भी 5 सीटें दी जाएं 10 में, तो अखिलेश यादव उससे 10 दरकिनार करते हुए अपने प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर देते हैं। अब ये 2 सीटें कांग्रेस को देंगे या एक ही सीट मात्र देंगे, ये संभवतः अगले 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब अखिलेश की जब बारी रहेगी तो अखिलेश जरूर कांग्रेस को दबाव में लेना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मौके पर अखिलेश जो मांग रहे थे उनके मन मुताबिक बिल्कुल उनको जगह नहीं दी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही गठबंधन की सियासत है दरअसल। विकास और दिवाकर दोनों हमारे साथ में हैं और शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दरअसल गठबंधन की यही सियासत है कि कम से कम विपक्षियों को ही निपटाना नहीं होता है, क्योंकि चुनाव बड़ा मौका है, इसमें जो अपने साथ के लोग हैं, जो अपने साथ वाली पार्टियां हैं, उनको भी निपटाया जाता है, और किस तरह से कितनी खूबसूरती से उनको निपटाते हैं ये भी चुनाव में जीत और हार का फैसला करते हैं। ये पर्सनल तौर पर देखते हैं इसको नेता, और हमारे जो दर्शक हैं, जो वोटर हैं, वो भी इसको भली भांति समझते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए दिवाकर और विकास आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे चुनावी एजेंडे की हकीकत। दरअसल चुनावी एजेंडे में क्या हकीकत है, क्या असलियत है, क्या फसाना है, और क्या जो वोटर्स हैं उनके सामने रखा जाता है, ये भी समझने की जरूरत है। अभी तक आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, वहां लाल किताब लेकर, यानी कि संविधान की किताब लेकर जो घूमने वाले लोग थे, वो आप देख सकते हैं, उसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान खतरे का एजेंडा बनाकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की जी तोड़ कोशिश की थी। हरियाणा में भाजपा की सरकार की शपथ लेने के बाद चंडीगढ़ में NDA के मुख्यमंत्रियों की बैठक में PM मोदी ने कहा कि इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत के संविधान की शपथ ली है। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है। अब सवाल यह है कि जो लोग हर चुनावी सभा में संसद और संसद के बाहर संविधान की दुहाई देते रहे, संविधान की लाल किताब रखकर उनका रक्षक बताते रहे, उन्हें जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को हाशिए पर डाले जाने को लेकर कभी चिंता क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इस बात की चिंता हुई कि वहां पर 2 विधान हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत के संविधान में आजादी के बाद पहली बार नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ ली। भारत के संविधान की, ध्यान रखिएगा, जबकि अब तक की सरकारें राज्य के विधान की शपथ लेते रहे थे। जो लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से क्या बदला, उनके सामने ये तस्वीर है।
उनके सामने 15 SC और ST कोटे के विधायक हैं जो कभी मुख्यधारा में जिनको लाने की कोशिश नहीं हुई। जो लोग आरक्षण खतरे में की बात करते थे उन्होंने कभी इसकी बात नहीं की, और आज 15 SC ST कोटे के विधायक हैं जो ये संविधान लागू होने के बाद वहां पर अब विधानसभा में बैठ सकेंगे। लाखों वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें पहली बार आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान का अवसर मिला है। यह भी समझने की जरूरत है, क्या बाबा साहब के संविधान को लेकर कभी एजेंडाधारी नेताओं ने इसकी चिंता की? चंडीगढ़ के एनडीए की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रस्ताव रखा कि 2025 में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आपको याद होगा कि लोकतंत्र की हत्या जिसको कहा जा रहा है, काला दिवस जिसको बताया जाता है, कि किस तरह से आपातकाल में लोकतंत्र को रौंद दिया गया था। कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसकी बानगी हरियाणा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने दिया है। चुनावी सभा में जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक की बात करने वाले राहुल गांधी अपने ओबीसी नेताओं को क्यों हाशिए पर रखते हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न सिर्फ उनके नाम का ओबीसी विभाग का उन्हें अध्यक्ष केवल नाम मात्र का बना रखा था। उन्होंने कहा कि मेरे कांग्रेस को छोड़ना मेरे लिए कठिन था, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस का उनके परिवार से नाता रहा है। कांग्रेस से नाराज ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसे में जो तमाम बड़े नेता राहुल गांधी समेत जो दावा करते हैं उसमें कितना दम है, यह भी समझने की जरूरत है। और सवाल यह है कि राहुल गांधी विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में आरक्षण छीने जाने का मुद्दा बनाते हैं। 50% कैप को तोड़ने का वादा करेंगे चुनावी सभाओं में। उससे भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आबादी और हक की बात नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में अफसरों की जात ढूंढते हैं। जाहिर है, भ्रम की सियासत का जब जवाब मिलता है तब एजेंडे और हकीकत में जो अंतर है उसका पता चलता है। और आइए देखते हैं कि इस पर क्या कुछ कहना है। जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय पर। Swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, to the Constitution of the state as by law established. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो ये अंतर, अंग्रेजी में शपथ ली गई है, लेकिन ये अंतर आपने समझा होगा। एक जो पहली शपथ ली गई थी जो 2009 की थी, उमर अब्दुल्ला ने लिया था। उन्होंने राज्य के विधान की शपथ ली थी कि मैं इस राज्य के, जम्मू कश्मीर राज्य के विधान की शपथ लेता हूं। और अगली बार उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की शपथ ली। तो ये अंतर आया है 370 बदल के हटने के बाद, 35A हटने के बाद। इस पर क्या कुछ कहते हैं जेपी नड्डा, आइए उनको भी सुनते हैं। जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आज़ाद भारत में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत, और यह बताता है धारा 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। इसके पहले ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होता था। पहली बार आज़ाद भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण समारोह भारत के संविधान के अनुरूप हुआ। तो अंतर देश की जनता भी समझ रहे होंगे। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, और बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब हम चुनाव की बात करते हैं, एजेंडे की बात करते हैं, तो एजेंडा तय करते समय शायद निश्चित तौर पर यह सोचा जाता है कि वोटर्स को वो एड्रेस कर सके, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि दरअसल जब हम जो फेक नैरेटिव अगर गढ़ते हैं तो वो बूमरैंग भी करता है, पलटकर हमारे सामने आता है, क्योंकि फिर वो जनता को समझ में आ जाता है कि आखिर किसने क्या कहा था और सच क्या है।
निखिल, ये जो रिपोर्ट आपने दी है अभी, और खास करके जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये दोनों जो आपने दिखाया है एक विंडो में, ये समझने की ज़रूरत है। जो समझने की ज़रूरत है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये एक इतिहास बनता हुआ लोगों ने देखा है। आज़ादी के 75 साल के बीत जाने के बाद मुझे लगता है कि भारत के तीसरी पीढ़ी ने ये देखा है कि भारत का संविधान कैसे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है पूर्णतः। इसको अगर आप संविधान की रक्षा नहीं मानते हैं, इसको अगर आप एक संविधान के प्रति सम्मान और संविधान के प्रति एक निष्ठा, इसके बदले में अगर आप वो लाल किताब पॉकेट में लेके और पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में राहुल गांधी ये घूमते हुए दिख रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा या तो ये लाल किताब उन्होंने पढ़ा नहीं है, या सिर्फ लाल किताब और उस संविधान के नाम पे सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। क्योंकि पिछले 60 साल तक जिस कांग्रेस पार्टी की वहाँ हुकूमत रही हो सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी के ही अलायंस से लेके और कांग्रेस पार्टी के ही सहयोग से वहाँ सरकार अब्दुल्ला परिवार की चलती रही हो, वहाँ भारत का संविधान क्यों नहीं लागू हुआ? अगर ये संविधान के पर सवाल नहीं उठा तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हक बनता है यह बात कहने की कि संविधान खतरे में है। रही बात जब आप कह रहे हैं कि एजेंडा और हकीकत का, तो ये दोनों के बीच का आप अंतर साफ देख लीजिए। 2024 का जो पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग था इंडिया गठबंधन का, वो इसी नैरेटिव पे था। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आबादी और हक की बात करते हुए राहुल गांधी का नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पे एक तरह से आप कहिए कि लोगों में किस तरह का भ्रम फैला रहा था। और जब इसकी हकीकत आपने जो अपनी रिपोर्ट में बताई कि एक बड़े लीडर जी एआईसीसी के कैप्टन अजय यादव हैं हरियाणा के, वो ओबीसी के विभाग के अध्यक्ष हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमको तो नाम का बना रखा था, हमारी तो कभी सुनी नहीं गई, कभी राहुल गांधी या कभी आला कमान ने कभी परवाह ही नहीं की हमारी। तो अब सवाल ये है कि यहाँ दिल्ली में बैठ के आप अफसरों की जात गिनते हैं, और एक हरियाणा में एक ओबीसी का इतना बड़ा कद्दावर लीडर जिसको आपने राष्ट्रीय ओबीसी का ये अध्यक्ष बना रखा था, उसकी शिकायत थी कि हमारी कभी नहीं सुनी गई, और अंततः उन्होंने रिजाइन कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से, राहुल गांधी के नाम से उन्होंने चिट्ठी लिख के ये बात दुख जताते हुए कहा कि 70 साल तक हमारा इस परिवार से नाता रहा है, मुझे इस पार्टी को छोड़ते हुए अफसोस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सिंपल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप जो पब्लिक के बीच में नैरेटिव डालते हैं और आप जो करते हैं उन लोगों के साथ, उन वर्गों के साथ, तो इसमें बहुत अंतर दिखता है। इसलिए आपका एजेंडा जो है वो एक में तो चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता है। जी, निश्चित तौर पर एक पे चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता, और ये जो जनता के सामने आता रहता है। दरअसल सैयद जवाद, जब चुनावों की बात होगी और बात होगी एजेंडा सेट करने की, तो आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में जो लाल किताब की बात हो रही, जिसको लेकर राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेता, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो जाते रहे थे। जम्मू कश्मीर की याद क्यों नहीं आई थी, और क्यों नहीं ये आया था कि वहां पर संविधान पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किस तरह से देखते हैं आप इसको? आप एक बार अपना एपरेटस चेक कर लें, जिससे आप जुड़े हुए हैं, उसका म्यूट चेक कर लें। म्यूट, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हाँ आ रही है, बोलिए, अब बोलिए। मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की याददाश्त जो है वो थोड़े धीरे धीरे जो है सत्ता के साथ जो है वो कम हो रही। आपने उमर अब्दुल्ला साहब की ओथ सेरेमनी दिखाई, उससे पहले जो है उनकी पुरानी ओथ सेरेमनी दिखाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्यों नहीं दिखाई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 2 ध्वजों के बीच बैठ करके शपथ ग्रहण करवा रहे थे, वो क्यों नहीं चलाई आपने? तो तभी तो बदल दिया, वो क्या काम था? तभी तो बदल दिया उसको। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या एजेंडा था? अभी एजेंडा कौन चला रहा है? इस झूठ का पर्दाफाश हम लोग लगातार करते रहेंगे। एजेंडा तो इनका चलने नहीं देंगे ना हम लोग ने तय कर रखा है। झूठ के पुलिंदे चलाने वाले लोग हैं। उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती ने वोट ली थी, जिनके साथ गठबंधन दोबारा रहा, वो कौन सी किस संविधान पर वोट ली थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद की वोट मैंने सुनी, लगभग 9 साल पुराना वीडियो इसीलिए निकाल करके सुना। उस वक्त उन्होंने भी वोट जो है, उससे पहले जिसने भी ली थी उसने राज्य के विधान की ही ली थी। उससे पहले जिसने भी ली थी राज्य के विधान की ली थी, और इसी चीज को तो बदला गया, इसी चीज को तो बदला गया। और आप देखिए ना, अब आप देखिए ना कि 2014 में आने के बाद 2019 में 5 वर्ष में इसको बदल दिया, जिसको आप लोग कहते थे कि कभी बदला ही नहीं जा सकता। एक सेकंड रुक जाइए, आप लगातार बोल रहे, जरा सा बोलना हुआ और आपको बर्दाश्त नहीं, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ, मैं तो आप ही की बात को कह रहा हूँ ना
जो आपने सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ। वही तो जवाब दे रहा हूँ। मिर्चें लग गई क्या? अभी तो और आप मेरे साथ क्यों लड़ रहे हैं? मेरे साथ आप क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, इस तरह की भाषा शैली कम से कम इस्तेमाल मत करिए। मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? नहीं, देखिए, नहीं, पहले बात आप सुन लीजिए। मैं यहाँ मॉडरेट कर रहा हूँ और मैंने सवाल पूछा, जो चीज मुझे लगा उसका मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया। तब आप इस तरह के सवाल जवाब मेरे साथ निखिल एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। जब्बात साहब, एक तो आप जिस टोन में और जिस तरह से बात कर रहे हैं, कम से कम ये तरीका नहीं है बात करने का। दूसरा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए और सुनिए, और दूसरा आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे सामान्य गेस्ट हैं, आप पहले सुनिए। आप सुनिए, आपको हमने बुलाया है, आपको हमने इनवाइट किया है, आपको हमने इनवाइट किया है। आप सुनिए ना पूरी बात सुनिए पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमने आपको इनवाइट किया है, आप इधर उधर की बात करेंगे और फेक नैरेटिव आप फैलाएंगे तो हम ये अपने दूरदर्शन पे, कम से कम पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आपके फेक नैरेटिव नहीं चलने देंगे। आप पहले सुन लीजिए। नहीं, मैं आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपने व्यवहार को बदलिए। सैयद जवाद, थोड़ा सा जेंटलमैन बनने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पर आपसे बहुत सीधे तरीके से बात की जा रही है। आप आदि हो चुके हैं क्या इस तरह की डिबेट की? एक आदत सी हो गई है कि आते ही सबसे पहले एंकर को बोल लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हमने आपको बुलाया है, आप हमारे गेस्ट हैं, आप समझिए। बोलिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो बात कही, बोलने दीजिए मुझे सर, बोलने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप पहले सुनिए। आपने जो बात गलत बात रखी है, आपने जो फेक न्यूज रखी है, मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। बाकी जवाब तो बीजेपी प्रवक्ता देंगे। आप पहले उस करेक्शन को करिए। आपको मैं करेक्शन दे रहा हूं, आप पहले करेक्शन सुनिए। बताइए क्या करेक्शन है? करेक्शन ये है, आर्टिकल 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसमें 2 विधान और 2 निशान की बात। अरे यार, कम से कम समझने की कोशिश तो कर लो भाई। 1 मिनट समझने की कोशिश तो कर लो कम से कम, कि खाली लाल किताब लेके घूमते रहोगे और किताब पढ़ोगे नहीं। खाली किताब पॉकेट में रखोगे, पढ़ोगे नहीं, और तब तो यही होगा। अरे कम से कम उसको पढ़ना पड़ता है भाई, लाल किताब को, तब समझ में आती है। मैं आपको उसी लाल किताब से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश तो करोगे। अरे भाई साहब, आप 1 मिनट समझने की कोशिश करोगे तभी तो बात आप समझ पाओगे। सैयद जवाद, थोड़ा शांत हो जाइए। और ये देखिए, ऐसा है ना, डिबेट में जब आपसे ये कहा जा रहा है, आप सैयद जवाद सुनिए पहले, आप सैयद जवाद सुनिए, बात सुनिए पहले, आप पहले बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए। पहली बात तो आप किसी भी इस डिबेट को इतने बैड टेस्ट में मत लेकर जाएं। आप सुनिए पहले, आप नहीं, पहले बात सुनिए आप। अरे पूरी बात तो सुनेंगे आप सुनने को राजी नहीं है। आप केवल सुनाने के लिए आए हैं। आप केवल अपनी बात कहेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। ये कौन सी बात होती है साहब? नहीं, ये दिस इज इन बैड टेस्ट, दिस इज इन बैड टेस्ट, दिस इज नॉट डन, दिस इज इन बैड टेस्ट, दिस इज नॉट डन। ऐसे किया नहीं जाएगा, ऐसे ना चलेगा, ना ऐसे चलने देंगे। देखिए, नहीं सर, विनोद जी, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा तो कहा नहीं है कि आपको सुनेंगे नहीं, आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिए। उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो बोलिए। और जो ये जो टॉन्ट करके बोलने की आदत है, इसको थोड़ा सुधारिए। अगर किसी जेंटलमैन की तरह से अगर कोई किसी बात को बहुत ही सभ्य तरीके से रखा जा सकता है तो उसी तरह से रखिए। ये दर्शक भी देख रहे हैं, इसलिए दर्शक भी देख रहे हैं, तो लगातार बीच में मत बोलिए। जो जब आपकी बारी आएगी तो आपको कहा जाएगा सुनने के लिए। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं, स्वागत है उनका। सिद्धार्थ यादव, अब आप शांत रहिए, शांत रहिए। ऋषभ तिवारी, माफ कीजिएगा, ऋषभ तिवारी में स्क्रीन पे देखा मैंने। ऋषभ तिवारी जी, स्वागत है आपका। और सैयद जवाद, आपको मौका दिया जाएगा। अभी आप शांत हो जाइए। आपने जिस तरह से इसकी शुरुआत की, दैट वाज रियली इन ए बैड टेस्ट। और ये तरीका नहीं होता है किसी जेंटलमैन का इस तरह से बातचीत करने का। और उसके बाद आप बेशर्मी से हंस रहे थे, दिस इज रियली बैड। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इस बात को समझेंगे कि इस तरह से किसी पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर अगर ढंग की डिबेट हो रही है तो अपने पॉइंट को ठीक से रखा जाता है। शांत रहिए, अभी शांत रहिए। आपके पास आऊंगा, जब मैंने कहा है कि आपके पास आऊंगा तो आऊंगा, इसलिए शांत रहिए, धैर्य रखिए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, अभी देखिए, अब मैं ये सब कहना नहीं चाहता कि आपकी ऑडियो आउट करें, इसलिए आप शांत हो जाइए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, ये जो सारा एजेंडा जिसको सेट करने की बात बार बार कही जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं? जब जो सवाल दरअसल अभी सैयद जवाद से पूछा गया था
कि ये लाल किताब लेकर घूमने वाले जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर में कहां गायब थे। और जो अभी हमने जो तस्वीर दिखाई, ये कह रहे हैं कि आपने आने वाले, जैसे 2014 में जब शपथ ली थी उसके पहले दिन ही क्यों नहीं बदल दिया था, शायद वो यही कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम ऋषभ तिवारी है सर। जी, मैंने आपको स्क्रीन पर देखकर फिर कहा, वो मेरे पास जो लिस्ट आई थी उसमें हो गया था, मैं माफी चाहता हूँ जी। नहीं, मैं सबसे डीडी न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया जी। सर देखिए, चुनाव के समय परसेप्शन सेट करना और उस परसेप्शन पे काम करना और झूठे एजेंडे फैलाना, ये अधिकतर विपक्ष का एक एजेंडा बन गया है। और इस परसेप्शन को तोड़ने का काम हरियाणा की जनता ने भी किया और जम्मू की भी जनता ने किया। बेशक हम वहां सरकार नहीं बनाए, लेकिन बड़े पार्टी के रूप में हम वहां पे जम्मू में उभरे हैं। और जम्मू कश्मीर के अगर ओवरऑल वोट इंटैक्ट की बात करेंगे तो हमारे वोट परसेंटेज भी वहां बड़े हैं। तो ये जैसे चुनाव आता है, एक तो ये खटाखट वाला झूठ जब लोकसभा में पेश किए थे, जो पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या की हो, जिन्होंने आपातकाल लगाकर इस देश के युवाओं का भविष्य को बेड़ा गर्क किया हो, आज वो संविधान अगर लहराती है तो वो शर्मसार है, वो झूठे रूप को पेश करती है। एक तब तो मोहब्बत की बात और दिल में नफरत का बाजार लेकर चलने वाले लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो 1983 में दंगे करा देती है। इनकी ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, संविधान प्रेम है जो आपातकाल लगा देते हैं। इनका ये कौन सा संविधान प्रेम है और कौन सा संगठन का स्वरूप है जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में मोदी जी को घेरने के लिए गले मिलाएंगे। तो ये ठगबंधन का जो गठबंधन है, इसको जनता भली रूप से जान रही है। और ये इंडिया में आई के आगे एन के आगे डी के आगे आई के आगे ए के आगे डॉट लगाकर ये अपने चाल चरित्र को ही दर्शाते हैं और कुछ नहीं। इनके बहरूपीयपन से ना तो जनता इनके फंसने वाली है और आगामी जब चुनाव में अगर इसको देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, इनको फिर मुंह की खानी होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। ठीक है। दरअसल विनोद मिश्रा जी, आपने अभी देखा कि जिस तरह से जिस चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि ये इसको शुरुआत में क्यों नहीं बदल दिया गया और उन्होंने कहा कि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री स्वयं वहां मौजूद थे और इस तरह की जो उन्होंने बात कही। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये जो सारा एजेंडा है, इसको अभी भी दरअसल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये शायद इस बात की उम्मीद करना चाह रहे हैं कि 70 वर्षों तक शासन करने के बाद, 65-70 वर्षों तक, और उनके साथ जो भी घाटी में जब सरकारें बना करती थी जम्मू कश्मीर में, उनके साथ गठबंधन बनाने के बाद वो ये क्या इस बात को झुठलाना चाहते हैं? मैं अगर एक शब्द में कहूं, अगर जब्बार साहब बुरा ना माने, तो ये सीधे सीधे एक शब्द में इसका जवाब है मुस्लिम तुष्टीकरण। पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को इस तुष्टीकरण के अलावा और कुछ नाम हो ही नहीं सकता। नाम इसलिए नहीं हो सकता कि आपको याद होगा कि आप जब ये बात कर रहे थे, ये बगैर समझे इस बात पे आप पे आरोप लगा रहे थे, हम पे आरोप लगा रहे थे, बगैर समझे इस बात को कि आर्टिकल 370 और 35A जो एक प्रोविजन, एक टेम्पररी स्टेटस बनाया गया था, उसको 70 साल क्यों ढोया गया, ये सवाल का जवाब शायद इनके लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 370 को हटने और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का क्या सीन बदला है, इसकी अगर थोड़ी सी वो झलक देख लेंगे तो ये उमर अब्दुल्ला के इस शपथ ग्रहण में देखेंगे। पहली बार जब उमर अब्दुल्ला सब भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की बात करते हैं तो उनके साथ 15 SC और ST के विधायक भी होते हैं जी। ये SC और ST के विधायक कभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में नहीं पहुंचे थे। ये सारे चीजें बदलाव, ये जम्मू कश्मीर में जो लाखों ऐसे लोग हैं, चाहे वो POK के रिफ्यूजी हों, चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों, या ऐसे कई माइग्रेंट्स लोग हों जो जम्मू कश्मीर में अब तक इंतजार कर रहे थे कि उनको वोटिंग राइट तक नहीं मिला था। ये संविधान है जो भारत का संविधान ने उन्हें हक दिलाया है। भारत का संविधान ने उन्हें इस लायक बनाया है कि वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो आप किस विधानसभा की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं कि मोदी जी वहां थे और उन्होंने ओथ सेरेमनी में तारे, उस समय में आर्टिकल 370 35 एग्जिस्ट में था, तो मोदी जी वहां क्या करते? तो ये जो आपने एक बैरियर, कानूनी ठप्पा लगा के रखा हुआ था, यही तुष्टीकरण है जी। कि आप जम्मू कश्मीर में एक सिचुएशन ऐसा आया है कि वहां डेमोग्राफी चेंज हुए तो आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए वहां पे। आप अगर दूसरे स्टेट में, यही सारे स्टेट में होते जाए जहां बहुसंख्यक आबादी घटती जाए, वहां एक स्पेशल स्टेटस की बात शुरू हो जाएगी। ये विधान में जब आप संविधान पॉकेट में रखते हैं तो उसका सम्मान करना भी सीखिए
और उस सम्मान करना तब आप सीखेंगे जब आप किसी ग्रुप को, किसी समुदाय को वोट के नजर से और वोट बैंक बनाने के बजाय जब आप भारत की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, तो ये सब चीज में एजेंडा में अंतर आपको दिखने लगेगा। जी ऋषभ जी, एक प्रश्न फिर भी उठेगा। एक प्रश्न ये उठेगा कि अभी तक आपने देखा जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जब ये कहा जा रहा है कि लाल किताब लेकर घूमते रहे, भले ही उसको नहीं पढ़ा, उसका एक एजेंडा बनाते रहे, नैरेटिव बनाते रहे, लेकिन उस नैरेटिव में थोड़ा ही सही लेकिन कामयाबी जरूर हुई। 53 से 99 सीटों तक पहुंच गए और उसकी वजह से ये रहा कि बीजेपी जिस तरह से जो मार्जिन सोच रही थी जीत का, वो वहां तक नहीं पहुंचा। तो इस तरह के एजेंडा आगे भी सेट करने के लिए तैयार हैं। 2 राज्यों के चुनाव और होने जा रहे हैं, तो ये जो एजेंडा बनाम हकीकत है, कैसे इससे बीजेपी लड़ेगी या एनडीए कैसे लड़ेगा इससे? कुछ है ऐसी रणनीति आपकी? सर देखिए, सर हर चुनाव में विपक्ष जो है टूल किट के माध्यम से जनता को फुल किट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम नया टूल किट लेकर आए, उन्हें फुल बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है सर, हम बेशक चुनाव ना जीत पाए, लेकिन हमारी नीतियों में छलना और लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं होता है। आज बहुत अच्छा सर ने अभी एक पैमाना आपके सामने रखा कि SC ST के समुदाय के लोग आज जम्मू कश्मीर असेंबली में दिख रहे हैं। तो ये चाहे गुज्जर हो, बकरवाल हो, इन लोगों को भी अधिकार किसने दिलाया? हमारी सरकार ने पहल किया। जो सदियों से वोट नहीं कर सकते तो वह हमने पहल किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हमने करी, G20 हमने वहां पे लेकर गए और 2 भाई बन जाके तो खुलेआम बर्फ के गोले भी खेल रहे थे। जो वहां पे एक डर का माहौल रहता था, भय को हमने खत्म कराया। बेशक हम सरकार में नहीं है, लेकिन अपनी नीतियों में अपने नियत से कभी समझौता हमने नहीं किया सर। अगर हम सत्ता में आते हैं तो सेवा भाव चाहते हैं। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड मेरा होम स्टेट भी आता है और वहां सबसे बड़ा मुद्दा है डेमोग्राफिक चेंज। अगर आप संथाल पढ़ना के अंदर चल जाएंगे तो जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर एक ललना की तरफ पालार पोसा जा रहा है सरकार के द्वारा, और खासकर आपको ताज्जुब होगा सर कि झारखंड जामताड़ा से मैं आता हूं, वहां साइबर क्राइम इतना बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कोई शायद ही नाम सुना हो जामताड़ा का, और वहां पे संरक्षण दे रहे हैं वहां से कांग्रेस के विधायक है। उस पैसे को लव जिहाद में तब्दील किया जाता है। और ये मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड में आपको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उनके थाने में जब आप FIR दर्ज देखेंगे तो पिछले 5 सालों में FIR लड़की को भगाने का एक समुदाय के द्वारा ज्यादा दर्ज है और उन गांव से दर्ज है जहां साइबर क्राइम होता है। तो एक तो साइबर क्राइम करना, उस पैसे को यूज करना लव जिहाद के लिए एक बड़ा विषय है जिसको विपक्ष मौन धारण करता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो कहता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो टूल किट अपनाते हैं, इससे अब जनता गुमराह नहीं होने वाली। और महाराष्ट्र की भी मैं बात कह देता हूं, जो ये महाअघाड़ी दल बना के निकले हैं कि उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना है, वहां के शिव सैनिकों ने उनके परिवारवाद के अत्याचार को सहा है, उस घमंड को तोड़ा है। और जो घमंड इन्होंने 99 सीट को जीत के बनाया था, किसान भाजपा विरोधी, पहलवान भाजपा विरोधी, मैं तो शुरू से कहा हूं कोई एक समुदाय पहलवान का डिसाइड नहीं करेगा पूरा पहलवान विरोध है या नहीं है, या किसान डिसाइड नहीं करेगा एक पर्टिकुलर संगठन। तो इसको परसेप्शन तो थोड़ा है। आने वाला समय उन नीतियों को चुनेगा जो अंत्योदय मूल मंच से निरंतर कार्य कर रही है, और हम पुनः सत्ता में सर आएंगे महाराष्ट्र में और झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ इस तुष्टीकरण की सरकार को दो उखाड़ फेंकने वाले। ठीक है, तुष्टीकरण की आपने बात कही विनोद जी, चलते चलते मैं आपसे आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगा। ये तुष्टीकरण की जो सियासत है, ये दरअसल जितना भी फेक नैरेटिव, जितने भी दूसरे जो नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, इसके पीछे का जिसको कहते हैं कि बॉटम लाइन ये तुष्टीकरण है, क्या कहेंगे आप? निखिल, देखिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अगर आपके सामने में एक राष्ट्र का सबसे पहला एजेंडा होता है तो बाकी सारे एजेंडा जो है वो सारे एजेंडे पे आपको 4 बार सोचना पड़ता है। जो अभी तिवारी जी कह रहे थे, बीजेपी के सामने में अगर एक नेशन सबसे फर्स्ट नेशन का कंसेप्ट है तो जाहिर सी बात है कि उस एजेंडे को लेके उनको नेशन फर्स्ट, उनके सामने में एक बाधा जरूर सामने में आएगी कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। आपने जब सत्ता को फर्स्ट किया है तो आपके सामने में ये नेशन फर्स्ट का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। तो अब ये दिक्कत क्या है कि अभी जितने भी एजेंडे बन रहे हैं अभी इस दौर में, खास करके सोशल मीडिया के दौर में, उसको ट्रेंडिंग कराया जा रहा है, उसको उसमें फैलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं और संविधान की बात करने वाले, दावा करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की दुकान कर बताने वाले लोग हैं, क्या बहराइच में एक राम गोपाल मिश्रा को जिस तरह से निर्ममता की तरह हत्या हुई है, क्या उस पर कोई जवाब, कोई एक भी ट्वीट आपने राहुल गांधी का
आपने उनके कांग्रेस के मीडिया सेल का, आपने अखिलेश यादव का, किसी का आपने देखा है? फर्क कीजिए कि अगर उसके बदले में दूसरे समुदाय के लोग, कोई व्यक्ति होता उस छत पे जिसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती, तो आप ये बात देखिए कि पूरी सेना चलती एक तरह से और वो एक टूरिज्म बन जाता जम्मू कश्मीर का बहराइच इलाका। आज कोई बोलने वाला नहीं है, सन्नाटा है। ये क्यों सन्नाटा है? जब एक व्यक्ति विशेष का जो ह्यूमन राइट है उसकी आप इज्जत करने के बजाय उसको आप दंगाई साबित कर देंगे और उसमें आपका ये पूरा पॉलिटिक्स, आपका वोट बैंक उसमें ये होगा, तो जाहिर सी बात है आप संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आप संविधान के नाम पे लाल किताब सिर्फ पॉकेट में रखे हुए हैं और सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। तो ये फर्क लोगों ने, कम से कम हरियाणा के लोगों ने इस बार बता दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों ने ये बता दिया है कि एजेंडा और हकीकत में कितना फर्क होता है। ये फर्क कम से कम इस इलेक्शन ने तो जरूर बता दिया है, इस गठबंधन पर इस इलेक्शन ने बता दिया है। और उम्मीद करते हैं कि जो देश की जनता है, जो वोटर्स हैं, वो बहुत समझदार हैं। जिसको कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक सब जान रही है, सब देख रही है और वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से डिसाइड करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तिवारी जी और विनोद मिश्रा आपका। और हमारे साथ सैयद जवाद जुड़े थे जो शायद इस चर्चा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और छोड़कर भाग गए। वो भी जो शुरू में जुड़े थे, जितनी उन्होंने इस पे, मैं यही शब्द यूज़ करूंगा कि अराजकता फैलाई, उसके लिए भी उनका शुक्रिया। हमने उनको बुलाया था। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे एमवीए में सीट बंटवारे पर तनातनी आखिर क्यों पहुंचे हैं महाराष्ट्र में अखिलेश यादव। बात करेंगे ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनावों की, महाविकास अघाड़ी की। और वहां पर जिस तरह से सीटों के बंटवारे पर तनातनी है उसकी भी चर्चा होना लाजमी है। क्या है उसके पीछे का एजेंडा, क्या है उसकी असलियत, ये भी हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी साफ दिखाई देने लगी है। यहां तक कि अब इस को लेकर के नेताओं के बोल जो है वो तल्ख होने लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और NCP शरद पवार गुट के बीच सीट बंटवारे का पेंच और उलझ गया है। अब शिवसेना UBT के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बार बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती है और फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, अब समय बहुत कम है। संजय राउत ने कहा कि हम सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे। संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम इसके विरोध में जो बयान है वो भी देखे जा सकते हैं। वहीं एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि पहले लोग चर्चा के लिए मातोश्री आते थे, अब उद्धव ठाकरे अघाड़ी के नेताओं के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में दर्जन भर सीटों पर दावेदारी जता दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद आज और कल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और वो आज से खुद प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। गठबंधन की सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच अखिलेश की मालेगांव और धुले में रैलियां होनी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी साफ जाहिर की है।
समाजवादी पार्टी दर्जन भर सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो क्या स्थिति होगी ये समझ सकते हैं। और कहते हैं कि अगर वो सीटों पर उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा तो वो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जो सपा के जो तेवर हैं उसको लेकर के भी ये चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में भी क्या मध्य प्रदेश वाली लड़ाई देखने को मिलेगी। इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति में किसी भी मसले को लेकर कोई खींचतान नहीं है। इस बात का संदेश देने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी नेता अजित पवार के साथ में बुधवार को साथ आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सीटों पर तालमेल की घोषणा भी जल्द होने का दावा किया और इस हफ्ते बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र के नेता सीट शेयरिंग को लेकर फैसला लेने के काबिल नहीं है और इसलिए वो राहुल गांधी से दिल्ली में संपर्क करेंगे। तो क्या इसके मायने हैं और किस तरह से वो क्षेत्रीय नेताओं का अपमान भी कर रहे हैं, इसमें यह भी समझने की बात है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। बार बार लिस्ट भेजनी पड़ती है दिल्ली, अब समय निकल चुका है तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चर्चा हो जाए, तो वो राहुल गांधी से बात करेंगे। और आखिर जो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी किस एजेंडे को लेकर चुनाव में उतर रही है, ये महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे विषय पर, आइए उनको भी सुनते हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो इस प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे अगर घर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर दें। तो अब आप समझिएगा, इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन हमने आपको ये भी इसलिए सुनाया कि आप समझिएगा कि अब संसद भवन जो है, संसद पार्लियामेंट जो है वो लीजी बन जाए, यानी कि अब इनकी किराएदार बन जाए वक्फ बोर्ड की, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। अंबानी जिनके जहाँ पर घर बनाया, जिस पर ये क्लेम करते हैं, दरअसल क्लेम करने की बात होती है वक्फ में, तो उस पर अगर इनका क्लेम जिस तरह से कहते हैं कि दावा सही है, तो अब सभी लोग इनको यानी कि वक्फ बोर्ड को अब किराया देगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो इसके पीछे का एजेंडा है, दरअसल हम बार बार कहते हैं कि इसके पीछे की नीयत क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, ये भी समझने की कोशिश करिएगा। फिलहाल अगर हम महाराष्ट्र के सियासत की बात करें तो अबू आजमी ने इसके अलावा कहा कि हम 12 सीटों पर, उन्होंने लिस्ट गिनाई और कहा हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं, 2 जगहों पर उनको धुले में और एक दूसरी जगह पर उनको चुनावी रैलियां भी करनी है, तो चुनाव की रैलियां करने की शुरुआत कर दिया और यह भी कहा है कि उनसे बातचीत कर रहे हैं और अगर इन 12 सीटों पर हमको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाता है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जब जिस महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिर अकेले कैसे लड़ेंगे, इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल बने हुए हैं। योगेश, अगर महाविकास आघाड़ी की सीधे तौर पर बात की जाए तो पेच एक जगह नहीं फंसा है, बल्कि ये कहा जाए कि शिवसेना कांग्रेस इनके बीच का जो खींचतान और जो जुबानी तलखी थी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके अलावा अब इसमें नया पेच अखिलेश यादव ने भी फंसा दिया है।
देखिए, वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में जिस वक्त हम यहाँ पे हैं, जिस हॉल में बेसिकली जिस परिसर में है, यहाँ पे थोड़ी देर पहले एमवीए की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक में बहुत तनातनी का माहौल हुआ और कुछ भी निकल कर नहीं आ पाया। जो आप बता रहे हैं उसकी बानगी मैं आपको इसलिए यहाँ पे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि शिवसेना की तरफ से जो यूबीटी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उनकी तरफ से सीधा कहा गया है कि नाना पटोले अगर बैठक में बैठते हैं तो वो बैठक नहीं होगी। ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि शिवसेना के कोई नेता कहते हैं, बाद में पार्टियां उसको कंट्राडिक्ट करती है। ऐसा नहीं है, शिवसेना ने स्टैंड लिया है प्रॉपर। और अब जो है दिल्ली जा रहे हैं शिवसेना के नेता और वो बोले कांग्रेस के हाईकमान से ही बात की जाएगी। तो एक तो यहाँ पे तलखी है। दूसरा, जहाँ तक अखिलेश यादव की आपने बात की, तो देखिए जो महाविकास अघाड़ी है, यहाँ पे एक तो सुप्रिया सुले का पोस्टर ऑलरेडी बारामती में कई जगहों पर लग गया है, जो कि जाहिर सी बात है कि सुप्रिया सुले की जानकारी के बिना नहीं लगा होगा, क्योंकि बारामती उनका होल्ड है। शरद पवार की वो बेटी है। दूसरी बात अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर जो है नाना पटोले के मुख्यमंत्री बनने की बात भी चल रही थी और साथ में जब उद्धव ठाकरे वो पहले ही बोल चुके थे, जब वो भाजपा से अलग हुए थे तभी उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे को बोला था कि कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनेगा। अलग बात है कि मनोहर जोशी भी शिवसैनिक थे, इसके बाद भी जो मुख्यमंत्री बने वो भी शिवसेना के नेता थे, नारायण राणे। ऐसे में वो किस शिवसैनिक की बात कर रहे थे ये क्लियर नहीं हो गया। फाइनली आउटकम यही निकला कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसके लिए उन्होंने अपने तर्क गढ़े थे। कुल मिलाकर अभी तक कुछ भी सीट शेयरिंग पे क्लियर नहीं हो पाया महाविकास अघाड़ी में और उसको लेकर अब बैठकों का दौर जो है वो कड़वाहट के दौर में बदल गया है, क्योंकि जो शीर्ष नेता जो यहाँ पे कॉल ले रहे थे वहां आपस में तनातनी हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले उठ गए, बाद में हालांकि उनको विजय वडेट्टीवार ने जबरदस्ती बिठाया हाथ पकड़ के, लेकिन वो उठ गए। वहां पे क्लियर हो गया कि पास में आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मामला अब दिल्ली जाएगा, कांग्रेस के हाईकमान से शिवसेना बात करेगी, उसके बाद एनसीपी को कितना लूप में लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक संजय जो है वो संजय राउत कह रहे हैं कि उनका एनसीपी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि शिवसेना एनसीपी की तरफ से जो शरद पवार की एनसीपी है उनकी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफा बयानबाजी है, काउंटर बयानबाजी अभी नहीं आई है। बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश यादव ऊपर से ऐसे समय में आए जब ऑलरेडी जिसको बोलते हैं कि नीम वैसे ही करवा, उसके ऊपर करेला वाली बात जो है, करेला नीम वो वाली बात जो है वो फिलहाल महाविकास अघाड़ी में हो रही है। ठीक है, कोड़ में खाज अगर कहा जाए, ये भी एक कहावत है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शीतल। तो इस वक्त में आज के अंक पे बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।